ये जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है ना, ये इसका देखिए शुरू में मेरा कंक्लूजन ये था नेटो और रशिया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आफ्टर द वॉर इज ओवर वीक नेटो अलायंस विल इमर्ज। वजह क्योंकि जब भी किसी जंग का खात्मा होता है ना तो देयर इज अ लूजर, देयर इज अ विनर। और इसमें अब ये नजर आ रहा है कि रशिया विल बी ऑन द विनिंग साइड, will be the winner and NATO will be the loser, and it will be a very very weak NATO alliance afterwards. और ट्रम्प ने जो पहले 2% दे रही थी ये नेटो कंट्रीज की जो कंट्रीब्यूशन थी ना डिफेंस बजट में, नेटो के 2% दे रहे थे ये, अब एंड वो भी नहीं दे रहे थे। तो अपनी प्रीवियस जो टर्म थी ना प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसमें ही पुट हिज फुट डाउन एंड ही आस्क्ड देम पे अप। ये ट्रम्प पे डिपेंड करता है क्योंकि इंडिया के पास दोनों एवेन्यूज मौजूद हैं, आइदर गो द चाइनाज वे। लेकिन ट्रम्प इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है ना कि और उसके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, अब जैसे बंदा ट्रम्प के साथ होता है, जैसे आप जैसे वहाँ टाइटल है फर्स्ट लेडी का अमेरिका में, तो एक और टाइटल मैंने दिया हुआ एक बंदे को, वो फर्स्ट बडी है, उसका नाम है इलॉन मस्क। फर्स्ट बडी, ही इज द फर्स्ट बडी ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाइना का खास बंदा है, उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना। तो आई थिंक ही विल प्ले अ ब्रिजिंग रोल बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। चाइना के साथ इनके ताल्लुकात खराब नहीं हो, चाइना के साथ इनके ताल्लुकात मजीद बेहतर होगी। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने 1789 में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहा कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंशियल पावर्स के दरमियान एक चेक एंड बैलेंस कायम रहे। अमेरिकी सदर पर कांग्रेस का चेक रहे, कांग्रेस पर अदलिया का चेक रहे और तमाम अदारे एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस के साथ चले। इसके बावजूद अमेरिका में सदर को एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का एक इख्तियार होता है। अगर हम देखें 1969 से अब तक 10 जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने औसतन 269 यानी सालाना 269 अपने मियाद के अंदर 4 साल के अंदर एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए। जिमी कार्टर ने सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए सालाना औसत के एतबार से। बाराक ओबामा की औसत देखें तो पर ईयर उन्होंने सिर्फ 35 एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए। अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद जिस तरह धड़ाधड़ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर आलमी जो अदारे हैं उनका, जो अमेरिका का फॉरेन कई इंस्टीट्यूशन के साथ मामलात हैं वो हों, दाखिली मामलात हों, इस पर धड़ाधड़ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। इन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को खुद अमेरिका के अंदर भी अदालतों में चैलेंज किया जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की इलेक्शन मुहिम में बातें कर रहे थे, जिस तरह के दावे कर रहे थे, वो हर सियासतदान जरी बातें करता है, लेकिन जिस तरह उनके अब तक अज़ाइम नजर आ रहे हैं हमें गुज़िश्ता 4-5 रोज से, ये अमेरिका पर और दुनिया पर क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं, इस अहम मामले पर बात करने के लिए रियलिटी बाइट्स में आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। फैसल लुकमान साहब। फैसल लुकमान साहब इंटरनेशनल रिलेशंस को गहरे तौर पर समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस को गहरे तौर पर समझते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर में, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या मामला जन्म लेते हैं, उनका किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर बहुत गहरी नजर रखते हैं फैसल लुकमान साहब। फैसल लुकमान साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। खैरियत से आप? अल्लाह का करम। फैसल साहब, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो एग्जेक्टिव ऑर्डर पे ऑर्डर, एग्जेक्टिव ऑर्डर पे ऑर्डर, कुछ उन्होंने जो बाइडेन के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को मंसूख किया, फिर इंतहाई कई जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मुतनाज़ा कहे जाते हैं, कंट्रोवर्शियल कहे जाते हैं, अमेरिका के हवाले से भी और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी, इन पर क्या आप, यानी डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की जो ये सारा उन्होंने किया एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की सूरत में, क्या आप समझते हैं? ये हर आने वाला जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है ना जी, जावेद साहब, जी जी वो यही काम करते हैं। सबसे पहला काम ही यही होता है। इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन जो बाइडेन के 70 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, जी एंड अभी एंड ही मार्च्ड द आर्मी ऑफ हिज ओन, इशूइंग हिज ओन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें कुछ तो है ना जो डे टू डे लाइफ के होते हैं कि जी स्कूलों से वो फ्लैग उतार दें आप, एलजीबीटीक्यू के एक्सेट्रा। और सेकेंडली जो इसमें कुछ इन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो इशू किए, मिसाल के तौर पे
right of citizenship by birth, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। तो इस किस्म की जो इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, आपको मैंने एग्जांपल देके एक बताया है, वो चैलेंज हो जाएंगे कोर्ट्स में। एंड इसके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कोई 11 या 13 स्टेट्स जो हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया है, बाकी इंडिविजुअल चैलेंजेस भी आए हैं। तो ये करंटली इट्स बीन सस्पेंडेड बाय द कोर्ट अंटिल द डिसीजन इज टेकन। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे ना, वो तो चैलेंज हो जाएंगे और दे विल बी राइट अवे सस्पेंडेड बाय द कोर्ट। जैसे आपने अपने बड़े प्यारा इंट्रो किया है आपने कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, राइट? तो लोग जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं, तो that's the reason. So I mean it will happen. He will not have all his own way. That's not possible. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें फैसल साहब हमें ये भी गाइड कीजिएगा कि जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो नेशनलिटी का हक या कई और मामलात में इन्होंने कैपिटल हिल के जो मुजरिम थे उनको भी माफ कर दिया, सजाएं माफ कर दी, या वो मर्द और औरत के हवाले से जो कानून के अब तीसरी जेंडर को तस्लीम नहीं की जाएगी, इस तरह के मामला तो ठीक है कोर्ट्स देख लेंगी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए इंटरनेशनल कई तरह के मामला करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का यूएन पर किरदार जरा कम हो, या खास तौर पर WHO जैसे इदारों से पीछे हटने की बातें। फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने डेवस में जो खिताब किया यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी के साथ, लीडर्स के साथ, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि यूरोप जो है, यूरोप का मुल्क अपना खर्चा खुद उठाए, कम से कम 5% GDP जो है वो यूरोप को अपने डिफेंस पर खुद सर्व करना चाहिए। हम यानी अमेरिका आप पर लगा रहे हैं, हमें इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा। तो एक तो ये अमेरिका और यूरोप आपस में जारी बात है, जो वेस्टर्न यूरोप है खास तौर पर, वो हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल अमेरिका का हलीफ रहा है, अमेरिका के साथ अलाई रहा है, सिवाय छोटे मोटे चंद मामला पर। इराक वार पर फ्रांस और जर्मनी उस तरह नहीं गए, बाकी बड़े जो मेजर मामला है उन पर साथ जाते। तो ये आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से जो यूरोप था, रवायती तौर पर वेस्टर्न यूरोप, जो अमेरिका का अलाई बिल्कुल पार्टनर था एक लिहाज से, इनके ताल्लुकात भी डैमेज होंगे। डेफिनेटली होंगे। They are on the way. देखिए इसकी थोड़ी सी आपको मैं I'll take you back, आपके व्यूअर्स को भी थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं मैं कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है ना, ये इसका लाइक शुरू में मेरा कंक्लूजन ये था when it started, so I concluded with either one of them will go down, NATO और रशिया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आफ्टर द वॉर इज ओवर वीक नेटो अलायंस विल इमर्ज। वजह क्योंकि जब भी किसी जंग का खात्मा होता है ना, तो देयर इज अ लूजर, देयर इज अ विनर। और इसमें अब ये नजर आ रहा है कि रशिया विल बी ऑन द विनिंग साइड, विल बी द विनर, एंड नेटो विल बी द लूजर, एंड इट विल बी a very very weak NATO alliance afterwards। और ट्रंप ने जो पहले 2% दे रही थी ये नेटो कंट्रीज की जो कंट्रीब्यूशन थी ना डिफेंस बजट में, नेटो के 2% दे रहे थे ये, अब एंड वो भी नहीं दे रहे थे। तो अपनी प्रीवियस जो टर्म थी ना प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें ही पुट हिज फुट डाउन एंड ही आस्क्ड देम टू पे अप। They were all lagging behind, कोई नहीं पे कर रहा था 2%। अब इन्होंने आके कहा जी नहीं 2% से काम नहीं चलता, you have to pay up 5%। लेकिन विद इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप जो है, एक सेकंड जो है ना थॉट प्रोसेस वो काफी देर से शुरू हुआ कि हमें अपना डिफेंस खुद करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन नेटो। तो अब जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इन्होंने तो पिछले 2-3 साल से ना अपने डिफेंस बजट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हुए हैं, बिलियंस में है। यानी कि आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर जर्मनी का बजट प्लस से अगर 7 बिलियन पर एनम था,
I don't have the exact figures for you right now. تو انہوں نے 35 بلین کر دیا. تو they are spending کہ ہماری نیٹو اور پھر اپنی بھی جو ہے نا ان کی یورپین EU کنٹریز کی ایک الائنس تو ہے. کہتے ہیں ہم اپنی بھی ایک وہ فورس کریٹ کریں اور اٹ ول ہیڈ دیٹ وے. اور ایونچولی نیٹو بنی کس لیے تھی کہ اگینسٹ اف دیر از اے اٹیک. نیٹو نہیں بنی تھی کہ کنٹریز کو جا کے انویٹ کرے اور کنٹری کو ڈسٹروائے کر کے وہاں سے نکل آئیں. تو یہ میننگ لیس ہو جائے گی. جہاں تک یہ آپ کے سوال کا ایک اور حصہ تھا کہ یہ جو ورلڈ باڈیز ہیں جیسے WHO ہے, کلائمیٹ ایکارڈ وغیرہ سے یہ سارے وڈرا کر رہے ہیں, یہ اٹس ناٹ اے ویری گڈ سائن. یہ ایکچولی امریکہ کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی دا نمبر ون یو ہیو ٹو واک دیٹ واک. آپ کو وہ چال چلنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بڑی بیوقوفی کی تھی انہوں نے لاسٹ ٹائم اپنی فرسٹ ٹرم میں, جو ایران کے ساتھ ان کا جو نیوکلیئر ایگریمنٹ چل رہا تھا ویسٹرن الائنس کا, اسے انہوں نے کینسل کر دیا. اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے؟ ایران از جسٹ اباؤٹ ٹو unofficially they are now a nuclear power. اگر یہ ختم نہ کریں وہ ٹریٹی ایران سے ٹرمپ صاحب, تو ایران نے ویسے ہی ایک نان نیوکلیئر کنٹری رہنا تھا. اب سول پرپزز کے لیے they could have developed whatever they needed to, لیکن نیوکس کی طرف نہیں جانا تھا. اب تو they are sitting on the verge. They have had it. They've got it. تو یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن these are very early days. Early days in a meaning کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں you're a student yourself like myself, کہ جو بھی نیگوشیشن شروع ہوتی ہیں نا, you start from an extreme then lower it down. تو انہوں نے ایک ایکسٹریم سے اپنا شروع کیا سب کچھ. او جی سعودی عرب 600 بلین, نو آئی وانٹ a trillion. اچھا جی, وہ بہت بڑا گولی باز ہے. بالکل ایسے. His previous 2 visits to India, ایک وزٹ میں اس نے 70 بلین کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی شہزادہ صاحب نے, MBS نے, اور ایک وزٹ میں میرا خیال ہے 65 کے SEC کوئی فگر تھی, انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی. Not even a single penny was invested. وہ یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس نے, لیکن it remains to be seen. اب 4 سال میں اتنا پیسہ انویسٹ کہاں کریں گے؟ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سیکیورٹی بانڈز لے لیں, فیڈرل بانڈز لے لیں. بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ 4 سال میں کوئی وہ وہاں سپر سٹرکچرز کھڑے کر دے گا سعودی عربیہ وہاں امریکہ میں. اور knowing every single country knows that کہ اب رشیا کی تقریباً جو انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں یوکرین وار کے بعد, انہیں موقع مل گیا ہے یورپین اینڈ امریکنز کو کہ رشیا کی وہاں جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی اور جتنے بھی ایسٹس وہاں ان کنٹریز میں تھے وہ سارے کانفیسکیٹ ہو گئے. اینڈ دے ور انیشل اسیسمنٹ تھی وہ تقریباً $2 ٹریلین کے تھے کمبائنڈ ود ان یورپ اینڈ امریکہ, وہ ختم ہو گئے. تو اینڈ میں تو یہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جب وہ علاقہ سے جب فاقوں کی اپنی طرف نوبت آ جاتی ہے نا, تو وہ دیکھتے ہیں اب اگلے کے پاس کیا ہے, ان کی نظر دوسرے کی طرف ہوتی ہے. اچھا فیصل صاحب یہ فرمائیے گا, یورپ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا بتا دیا, ویسٹرن یورپ کے حوالے سے کہ جرمنی اور فرانس خود بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اپنی فورس بنانے کا, امپیکٹ پڑے گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ جو برکس کو دھمکیاں دے رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, دھمکیاں اس سینس میں کہ ڈالر میں آپ نے اپنی ٹریڈ جاری رکھنی ہے, ڈالر ختم نہیں کرنا,
अब ब्रिक्स के अंदर जारी बात है, हम जानते हैं जहां रशिया और चाइना है, तो वहां इंडिया की सूरत में जिसको अभी इस रीजन में अमेरिका का अलाई समझा जाता है, इंडिया वो भी है। तो अब ये थोड़ा सा इंडिया के साथ मामला ट्रम्प के जो रहेंगे, क्या वाकई ही वो इस हद तक बिगाड़ पाएंगे कि धमकियां लगाएं? एक तो उन्होंने इंडिया के हवाले से इंतखाबी मुहिम में ये भी कहा था, यार ये बहुत ज्यादा टैरिफ की वजह से बहुत ज्यादा गलत फायदे भी उठा रहा है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं सारी की सारी, इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा ब्रिक्स की सूरत में, तो क्या इस पूरे रीजन में जो ये चाइना को कंटेन करने के लिए साउथ सी चाइना के इर्द गिर्द के ममालिक, और इस रीजन में सबसे बड़ा मुल्क नहीं अगर हम देखें जो इंडिया है, जो क्वाड का भी हिस्सा है, जो 4 मुल्क अमेरिका ने बनाए हुए, तो ये इंडिया के साथ रिलेशनशिप पर ट्रम्प का कोई वाकई ही फर्क पड़ेगा, या ये भी सिर्फ जुबानी कलामी बातें हैं? जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि नेगोशिएशन शुरू करते हैं बहुत हाई पॉइंट से, ये इंडिया के साथ भी हाई पॉइंट से शुरू कर रही है, या इंडिया के साथ ताल्लुकात में दरार आएगी ट्रम्प के दौर? इट डिपेंड्स ऑन ट्रम्प। ये ट्रम्प पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया के पास दोनों एवेन्यूज मौजूद हैं। आइदर गो द चाइनाज वे, लेकिन ट्रम्प इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है ना कि, और उसके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, अब जैसे बंदा ट्रम्प के साथ होता है, जिसे आप, जैसे वहां टाइटल है फर्स्ट लेडी का अमेरिका में, तो एक और टाइटल मैंने दिया हुआ एक बंदे को, वो फर्स्ट बडी है, उसका नाम है इलॉन मस्क। फर्स्ट बडी है, ही इज द फर्स्ट बडी ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो चाइना का खास बंदा है, उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना में, तो आई थिंक ही विल प्ले अ ब्रिजिंग रोल बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। चाइना के साथ इनके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, चाइना के साथ इनके ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। मिलिटरीली देखें, चाइना इज नो थ्रेट, इज नेवर थ्रेटन एनी कंट्री, इवन द स्मॉलेस्ट वन। के अंगोला को भी उनकी मिलिटरीली चाइना की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। सेम थिंग इज विद अमेरिकans, there is no insecurity militarily. Yes, financially China has got very strong, so he is just about to getting on par with America, being the similar size of economies in next year or two. couple of $1 trillion का फर्क रह गया है, मेरा ख्याल 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर का फर्क रह गया दोनों इकोनॉमीज के साइज में। अमेरिका अब नंबर 1 है, तो चाइना इज कैचिंग अप राइट बिहाइंड इट। अच्छा, अब सेम अगेन, देयर आर अबाउट 90,000 अमेरिकन कंपनीज दैट आर बेस्ड इन चाइना, and they are exporting to the whole world. They are exporting back to America as well. Hello, come on. आप तो अपनी कंपनियों को हर्ट करेंगे, और इनके पास चाइना के लिए मिलिटरीली यू कांट थ्रेट हिम, ही इज नो थ्रेट टू यू। तो टैरिफ, मेरा ख्याल अगर टैरिफ इंक्रीज भी किए ना, तो सबसे कम चाइना के होंगे। व्हाई? आप न्यूयॉर्क जाके कोई सोवेनियर खरीदते हैं, वो भी मेड इन चाइना ही होता है। इफ यू गो न्यूयॉर्क एज ए टूरिस्ट, राइट, और टाइम्स स्क्वायर में जो सोवेनियर शॉप्स है ना, वहां से आप 2-4 सोवेनियर्स उतारें, वो सारे मेड इन चाइना ही होते हैं। बिल्कुल। I mean, I see is highly unlikely. He started in a very यानी कि hard man stance, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो लोग इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं ना, they are not hawks, they are all business people. हाँ, एक चीज ये कर रहे हैं जिसका कि I would suggest कि एक बहुत बड़ा ब्लोबैक हो सकता है डोमेस्टिकली। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना, नई एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कुछ भी हैं, इन्हें एक साइड पे रखते हैं, वो तकरीबन अपनी जो टीम है ना, और अपने जो उनके एम्प्लॉइज, जिन्हें वो सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स व्हाटएवर,
term you want to use for it, वो तकरीबन होते हैं ये लेके आएगा हर नई एडमिनिस्ट्रेशन कोई 22 से 24 हजार के दरमियान. ऐसा सच है ह्यूज सिस्टम. 22 से 24 हजार के दरमियान रिप्लेसमेंट होती है. लेकिन ये इनका जो नंबर है ना वो है एस्टिमेटेड बिटवीन 55,000 to 75,000 इन्होंने रिप्लेसमेंट करनी है. बहुत बड़ी. It's not only the number that matters. ये मेरिट्स पे बंदे नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है लॉयल्टी बेसिस पे. आपने एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, they will check your social media status. Who did you support it? What were your views about Trump? They will even ask you a question. Who did you vote it for? आप कह दें जो बाइडन, आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है that will go straight in the bin. हमें बंदा नहीं चाहिए. बंदे होने चाहिए वो जो उनका न्यू लोगो है MAGA, MEGA, Make America Great Again. Do you believe in MEGA? Yes. Acha. What do you think about MEGA? What do you think about President Trump? What are your views? And साथ साथ उस बंदे की बैकग्राउंड चेक हो रहा है, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है. आजकल सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है. तो ये इस किस्म के लोग ला रहे हैं, ये मेरिट्स पे नहीं ला रहे हैं जैसे पाकिस्तान में होता है ना क्रूनीज़म. बिल्कुल. This is what he is doing and he will make America weak.